ये आकाशवाणी है। कोविड-19 टीकाकरण के 100 करोड़ डोज के करीब पहुंचने पर स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम कोरोना वायरस टीका वैज्ञानिक परख, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह और आनंद श्रीवास्तव। मिलकर विश्व बचाएं सबकी जिम्मेदारी, ये संकट दूर भगाएं जन जन भागीदारी, टीकाकरण से ही मात खाएगी ये महामारी। कोरोना वायरस विज्ञान जगत और वैज्ञानिकों के लिए एक बेहद मुश्किल चुनौती। जब इस लाइलाज बीमारी की शुरुआत हुई तब सबकी नजरें वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं पर टिक गईं। भरोसा था कि प्रयोगशालाओं से ही उम्मीद की रोशनी निकलेगी। समय लग रहा था, रिसर्च का काम जारी था, एक के बाद एक कई परीक्षण हो रहे थे। दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिकों के साथ साथ भारत में भी कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन पर काम शुरू हो गया। हमारा देश वैक्सीनेशन के क्षेत्र में विश्व के सबसे अग्रणी देशों में से एक है। दुनिया भर में प्रयोग में लाई जाने वाली वैक्सीन में 70% का निर्माण भारत में ही होता है। ऐसे में पूरा विश्व वैक्सीन के लिए भारत की ओर आस लगाए देख रहा था। भारत में वैक्सीन बनाने की बात करें तो इसका निर्माण 5 चरणों में हुआ। पहले चरण में कोरोना के लक्षणों की व्यापक जांच की गई। कोरोना से शरीर पर होने वाले असर का विश्लेषण किया गया। कोरोना वायरस की विस्तार से जांच की गई। दूसरे चरण में सभी जरूरी विश्लेषण के बाद संभावित कंपोजिशन की मदद से दवा बनाई गई। तीसरे चरण में दवा का सबसे पहले चूहे, खरगोश जैसे जानवरों पर एनिमल ट्रायल हुआ। चौथे चरण में लोगों पर दवा का परीक्षण किया गया। तय अंतराल पर दवा की जरूरी खुराक दी गई। दवा के बाद शरीर पर हुए असर का विश्लेषण किया गया। मानवीय परीक्षण सफल होने पर इसे मंजूरी के लिए भेजा गया। 5वें चरण में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने ट्रायल रिपोर्ट का विश्लेषण किया। समिति ने विश्लेषण के बाद 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मंजूरी दी। पूरी रिपोर्ट का गहन अध्ययन करने के बाद DCGI ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। केंद्र सरकार ने सभी जरूरी मंजूरी तुरंत दी। जरूरत के मुताबिक आर्थिक मदद दी गई। कोरोना पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी बनी। GOM ने वैक्सीन से जुड़ी सभी मुश्किलों को दूर किया। वैक्सीन के लिए एक और एक्सपर्ट कमेटी बनी। कमेटी ने वैक्सीन से जुड़ी हर जानकारी पर चर्चा की। ICMR ने भी रिसर्च से जुड़े मुद्दों पर वैज्ञानिकों का सहयोग किया। नीति आयोग लगातार वैक्सीन की प्रक्रिया से जुड़ा रहा। प्रधानमंत्री लगातार वैक्सीन के विकास और अनुसंधान की जानकारी लेते रहे और आवश्यक दिशा निर्देश भी देते रहे। ICMR के वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर ने कोविड वैक्सीन के निर्माण तकनीक पर विस्तार से जानकारी दी। सबसे पहली बार जब चाइना ने जनवरी महीने में सीक्वेंसेस जो थे उसके SARS-CoV-2 के वो रिलीज किए, लेकिन रिलीज करने के बाद में हमारे यहाँ हम mRNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोगों को थोड़ा रुकना पड़ा कि वायरस कल्चर चाहिए। जो हमारे यहाँ डेवलप करने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स थे उनका हम इस्तेमाल कर पाए। कल्चर सबसे पहले मार्च महीने में हम कर पाए क्योंकि कल्चर करना भी आसान नहीं था। और फिर वो वायरस कल्चर जो हुआ उसको ICMR ने भारत बायोटेक को दिया। उन्होंने होल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यानी जो विषाणु है कल्चर किए वाला उसके ऊपर केमिकल्स डाल के उसको मर गए वैसे विषाणु के वैसा बना के उसका इस्तेमाल करने की जो टेक्नोलॉजी उनके पास थी उसके ऊपर से कोवैक्सीन डेवलप करना शुरू किया। उसी वक्त ऑक्सफोर्ड ने एडिनो वायरस का इस्तेमाल करके उसमें जीन का सीक्वेंस डाला जिससे स्पाइक प्रोटीन बन जाएगा और वो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट को उन्होंने ट्रांसफर की और उन्होंने जब ये टेक्नोलॉजी विकसित की तो उन्होंने वो कोविशील्ड की वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB के निदेशक डॉक्टर राकेश मिश्र ने बताया कि वैज्ञानिक आधार पर जांचने, परखने और सुरक्षित पाए जाने के बाद ही कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी गई। कोई भी वैक्सीन को देने का पहले 2 बेसिक कारण होता है। एक तो ये कि वैक्सीन सेफ है, तो उसको लगाने से आदमी को कोई और बीमारी या कोई और परेशानी नहीं होगी। और दूसरी चीज है कि वैक्सीन
इफेक्टिव है, मतलब उसको लगाने से जिस बीमारी को हम टारगेट कर रहे हैं उसके खिलाफ हमको एक एडवांटेज मिलेगी। और इन दोनों तथ्यों के आधार पर ही वैक्सीन को अप्रूवल मिलता है और इसी को हम बोलते हैं फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 ट्रायल। तो वो जो ट्रायल काफी मात्रा में लोगों को कम से कम 10-20 हजार लोगों को दिया जाता है और उसके बाद उसका डेटा कलेक्ट करके एनालाइज करके फिर ये डिसाइड किया जाता है कि वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव है, तो उस आधार पर मंजूरी मिलती है। तो सरकार ने इमरजेंसी अप्रूवल दिया था उतना जब डेटा सामने आया था उसके आधार पे, और वो चीज सही भी निकली है कि अभी आज तो हम 100 करोड़ पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन में। इतनी ज्यादा नंबर में जो हमने वैक्सीनेशन किया हुआ है और कोई भी साइड इफेक्ट या कोई ऐसा एक्सीडेंटल ऑब्जर्वेशन नहीं आया है कि इस वैक्सीन से कोई समस्या है। एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का मानना है कि एक पूरी प्रक्रिया और गहन शोध के बाद ही महामारी के बीच वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी मिली और ये कोविड टीके बेहद प्रभावी हैं। ये जो वैक्सीन आई है उसमें पूरे सेफ्टी और एफिकेसी का डेटा जो है वो रेगुलेटर्स ने देख के ही उसको अप्रूव किया। दूसरा सिचुएशन ये है कि हम पैंडेमिक में हैं। अगर हम नॉन पैंडेमिक सिचुएशन में होते तो हम ये कहते कि हर एक वैक्सीन चाहे वो फाइजर की हो, मॉडर्ना की हो या हमारी सीरम इंस्टीट्यूट की या भारत बायोटेक की हो, उसका फॉलो अप 6 से 9 महीने होना चाहिए, साल भर होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है, आपकी इम्यूनिटी कितने महीने रहती है। पैंडेमिक में हम ऐसी चीजें नहीं कर सकते, इसलिए डेटा देख के हर एक वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, क्योंकि डेटा अभी इवॉल्व हो रहा होगा। लेकिन अगर हमें इस पैंडेमिक से बाहर निकलना है, अगर हमें लोगों की जान बचानी है, अगर चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोकना है, हमें अपने रेगुलेटर्स पे विश्वास करके वैक्सीन लगानी चाहिए। स्वदेशी टीका कोवैक्सीन ने देश में टीकाकरण अभियान को गति देने में अहम भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे की निदेशक डॉक्टर प्रिया एब्राहम का मानना है कि रिसर्च में पता चला कि मानव शरीर में कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने के लिए कोवैक्सीन चरणबद्ध तरीके से काम करती है। This vaccine formulation is inactivated virus. This virus has actually been inactivated by a chemical known as beta-propionolactone, and it's also mixed with an adjuvant which is also called as Al-hydroxygel. How it works is once this vaccine is injected in the upper arm, the killed or inactivated virus is taken up by a group of immune cells known as antigen-presenting cells. These antigen-presenting cells engulf the virus particles in the vaccine formulation and then fragment the virus into smaller fragments of protein. And these are presented on the surface of the antigen-presenting cell, which are recognized by another group of very important immune cells known as the T helper cell or the T helper lymphocyte. Once they get activated, they recognizing these foreign protein fragments sticking out on the surface of the antigen-presenting cell. They send out signals to other immune cells that also get activated. And one group of activated immune cells are the B lymphocytes. The B lymphocytes are those that are responsible in producing the antibody response, while other immune cells are involved with the cell-mediated immune response. नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप NTAGI की कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा का मानना है कि 1 अरब 35 करोड़ से अधिक आबादी वाले भारत देश में कोविड वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने और 100 करोड़ डोज के आंकड़े के बेहद करीब पहुंचने में कोविन प्लेटफॉर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोविन प्लेटफॉर्म ने भारत में कोविड के लिए जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतनी अधिक संख्या में लोगों का लेखा जोखा बना के रखना, हर कोविड वैक्सीन सेंटर पे सप्लाई अवेलेबल है कि नहीं है और वो ठीक उचित प्रकार से रखी गई है कि नहीं रखी है, इस सब का लेखा जोखा इस कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाता है। इसका मूलभूत जो आधार स्तंभ है वो एक वैक्सीन को सप्लाई मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है उसकी बेसिस के ऊपर बेनिफिशियरी का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और इस समय दुनिया के सबसे अच्छे IT प्लेटफॉर्म में समझा जाता है, जिसमें जो वैक्सीन प्राप्त करने वाले हैं उनके बारे में, वैक्सीन प्राप्त करने वालों को
सर्टिफिकेट देना है, उस प्रक्रिया को पूरा करना है। साथ ही साथ ये देखना कि हर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पे समय पे उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है कि नहीं, इन सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया है। भारत में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान ने तमाम देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के समूह क्वाड ने कोविड महामारी से निपटने के सामूहिक प्रयास के तहत 2022 तक भारत में 1 बिलियन कोविड टीके के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। अब तक क्वाड ने इसके तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में करीब 7 करोड़ 90 लाख खुराक की आपूर्ति की है। वैक्सीन को लेकर भारत में वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर देश ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। आईसीएमआर के वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर बताते हैं कि वैक्सीन को लेकर आने वाले समय में कई और सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। सबसे बड़ी बात क्या हुई तो जायडस कैडिला ने डीएनए वैक्सीन बनाया। आज तक दुनिया में किसी ने डीएनए वैक्सीन बनाया नहीं था जो कुछ अप्रूव हो पाया इंसानों में देने के लिए, क्योंकि ये डीएनए वैक्सीन जो होती है उससे भी स्पाइक प्रोटीन ही बनेगा, लेकिन डीएनए वैक्सीन अगर हम इंजेक्शन करके हमारे शरीर में दे दें तो उससे हमारे प्रतिकार शक्ति को जितना जागरूक करना है या उसको एंटीबॉडी बनाना है उसमें काफी दिक्कत आती थी, क्योंकि डीएनए को हमारा शरीर उतने अच्छे ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाता था। जायडस कैडिला ने और एक नई टेक्नोलॉजी लाई, उसमें बगैर इंजेक्शन दिए उसको जैसा पानी का जेट होता है, फवारा जैसे बोलते हैं, वो फवारे का इस्तेमाल करके उसको जोर से अगर हम बाहर से दें तो वो हमारे चमड़ी से अंदर जाएगा। ये डीएनए जाके कुछ पेशियां जो हमारे यहाँ अंदर होती है उसके अंदर जाके फिर वो स्पाइक प्रोटीन बनाएगा और हम उसको हमारी प्रतिकार शक्ति अच्छे सिरे से पहचानती है। इसलिए उन्होंने ये नई किस्म की टेक्नोलॉजी पहली बार दुनिया में हमारे यहाँ लाई गई और जिसमें तकरीबन 2/3 लोगों को इसका प्रोटेक्शन मिलता है, इसका भी हमको पता चला। ये बहुत बड़ी हमारे लिए गर्व की बात। चौथी जो टेक्नोलॉजी है वो mRNA टेक्नोलॉजी है। हमारे यहाँ जो एमक्योर नाम की कंपनी है, उन्होंने जिनोवा करके एक कंपनी स्वीडन बेस्ड थी, वो भी इंडियन कंपनी है। उसके साथ उन्होंने एक वैक्सीन डेवलप की जिसमें mRNA का डोज ये कम होता है। mRNA शरीर के अंदर जाके और ज्यादा mRNA 2-4 दिन ज्यादा बनाते हैं और उसकी वजह से साइड इफेक्ट कम होंगे, लेकिन उतनी ही मात्रा में हम mRNA दे पाएंगे। ये भी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ विकसित हुई। उसके बाद में कोवैक्सीन वालों ने वो तो और आगे बढ़े, उन्होंने नेजल वैक्सीन बनाने की एक कोशिश की। ये टेक्नोलॉजी जो विकसित की है उसके ट्रायल तभी खत्म होने को आए हैं, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया हुआ है। और एक बड़ी बात, एक प्रेमा बायोटेक करके एक कंपनी थी, वो लोगों ने ओरल वैक्सीन, जैसे हम कोई दवा लेते हैं मुंह से, उस किस्म की वैक्सीन बनाने की भी कोशिश की है कि रिजल्ट्स जो है अभी तक पब्लिक डोमेन में आए नहीं है। नीति आयोग के सदस्य और कोविड-19 टास्क फोर्स फॉर वैक्सीनेशन के चेयरमैन डॉक्टर वीके पॉल बताते हैं कि वैज्ञानिकों की मेहनत के बाद बेहतर प्रबंधन के सहारे ही 100 करोड़ डोज की उपलब्धि हासिल करने में हम कामयाब हो रहे हैं। हमारी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की जो कोल्ड चेन की व्यवस्था थी उसमें स्पेयर कैपेसिटी हमारे काम आई। हमारे देश की सिरिंज बनाने की कैपेसिटी हमारे काम आई। हमारे देश में जो ट्रेनिंग पहले मिली हुई थी, थोड़ी और ट्रेनिंग के बाद हमने सक्षम करा कि वो ये टीका भी तरीके से लग जाए। और टीकाकरण का जो एक्सपीरियंस है उसको देखो तो कितना वो सिस्टमबद्ध है कि आप जाते हो, वेट करते हो, फिर टीका लगता है, फिर ऑब्जर्व होते हैं, फिर आप जाते हैं, फिर सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर आपको एक SMS आ जाती है, फिर आपको रिमाइंडर आता है। ये जो मास्टरी करी गई है SOP की, ये कमाल की बात है। वैज्ञानिकों की मेहनत पूरी तरह से तभी सफल होगी जब आप और हम यानी देश का हर नागरिक कोविड टीका लगवाए। बिना किसी हिचक के कोविड टीका लगवाइए, ये पूरी तरह सुरक्षित है। सबके साझा प्रयासों से ही देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। है विराट है विशाल भारत का संदेश, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश। अभी आप
कोविड-19 टीकाकरण के 100 करोड़ डोज के करीब पहुंचने पर स्पॉटलाइट में सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम कोरोना वायरस टीका वैज्ञानिक परख, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह और आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।